एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की जो पेपर फर्स्ट अपना क्लासिकल मैकेनिक्स अपन उसको अपन स्टडी कर रहे थे। यहाँ अपन ने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी कर लिया था, ठीक है। किसी एन पार्टिकल सिस्टम के लिए वहाँ जब उसके पार्टिकल्स की मोशन होती है तब उन पार्टिकल्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपन यूज़ करते हैं वही क्या कहलाते हैं उन पार्टिकल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था वहाँ अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होती है, क्या पढ़ते हैं अपन कंस्ट्रेंट में और ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। आज अपन यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कांस्टेंट। इसका थोड़ा सा अपन ने कल डिस्कस कर लिया था कि कांस्टेंट क्या होती है, क्योंकि देखो बात करें अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो अपन सिस्टम ले रहे थे वो सिस्टम एकदम फ्री था। पार्टिकल की जो मोशन अपने पास हो रही थी वो एकदम फ्रीली हो रही थी, किसी तरीके की कंडीशन, किसी तरीके की बाउंडेशन अपने पास वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट अपन यूज़ कर रहे थे पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए, वही क्या कहला रही थी अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अपन काम करें कि अपन सिस्टम पे कोई कंडीशन अप्लाई कर दे, सिस्टम को यदि अपन बाउंड कर दे तब उस सिचुएशन में पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास आते हैं, जो वेरिएबल्स अपन यूज़ करते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। कि उन कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या बोलेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अपने पास आई है जो अपन सिस्टम पे लगा रहे हैं, यही कंडीशन अपनी क्या होती है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी अपना किसी सिस्टम की मोशन पर, सिस्टम पे पार्टिकल की मोशन पर जो कंडीशन अपन अप्लाई कर रहे हैं वही कंडीशन, वही रेस्ट्रिक्शन, वही बाउंडेशन अपनी क्या होगी कंस्ट्रेंट होगी, ठीक है। और वो कंस्ट्रेंट क्या करती है उस पार्टिकल के लिए, उसके स्टेट को बताने के लिए जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं उन कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देती है रिड्यूस कर देती है, ठीक है। कि जब सिस्टम अपना बाउंडेड होगा, कंस्ट्रेंट होगा, उस सिचुएशन में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अपनी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और यही रिड्यूस डिग्री ऑफ फ्रीडम अपनी क्या कहलाएगी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि देखो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको अपन मैकेनिक्स ही बोल सकते हैं, काम किया था अपन ने यूजी क्लासेस में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपन क्या काम करते थे, जो अपना अपनी जो मैकेनिक्स होती है वो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करती है। जब अपना पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपना मोशन में होता है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो फाइनली अपने को काम क्या करना होता है, यहाँ पे अपने को उन पार्टिकल्स के लिए, उन सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। अपने को यहाँ पे उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना होता है, ठीक है। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आती है। तो उस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से अपन उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं, फोर्स अपना आता है और बाकी जो अपना मोमेंटम है वो सब चीज़ें अपन उस सिस्टम के लिए क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अपन वही सेम काम करेंगे, बस जरा सा अंतर होगा। यहाँ पे वो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी वहाँ अपन क्या करते थे, वहाँ पे अपने को वेक्टर को डील करना पड़ता था, ठीक है। अपने को डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम यदि अपन उसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो नेट फोर्स अप्लाइड है उसको अपने को कैलकुलेट करना होता था, ठीक है। तो यदि किसी सिस्टम के लिए, जैसे कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या काम करते हैं, इस पे अपन फोर्स
एफ अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब अपन इस पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूविंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी मोशन को बताने के लिए, इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स एक तो अपना होगा यहाँ पे जो कि अपन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसके मास के कारण अपने पास क्या फोर्स लग रहा है, मास फोर्स mg, इधर अपना लगेगा रिएक्टिव फोर्स, और ये अपना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो कि अपन ने यूजी क्लासेस में रीड करी है, वहाँ पे अपने को इस मेथड से, मतलब डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अपन टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान में रखना अपने लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटीज अपने थी वो अपनी वेक्टर क्वांटिटीज थी, ठीक है। लेकिन बात करें अपने वाले पेपर की, जो कि अपना क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसको अपन लैग्रांजियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। कल अपन ने बताया था कि जो लैग्रांज डेवलप किसने किया था इसको, लैग्रांज, डी एलम्बर्ट, और तीसरे साइंटिस्ट थे अपने पास हैमिल्टन, ठीक है। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन था अपने पास अपने वाले इस लैग्रांजियन मैकेनिक्स को डेवलप करने में, ठीक है। काम अपने को यहाँ वही करना है जो अपन इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते थे, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपन न्यूटन के लॉज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे। वही जो अपने पास न्यूटन ने अपने जो मैथमेटिकल मेथड्स, जो कैलकुलेशन दी थी, जो कॉन्सेप्ट थे अपने पास, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा यूजफुल थे, ठीक है। यहाँ पे अपन न्यूटन के लॉज को यूज़ नहीं करते हुए अपने को किसके, एक तो लैग्रांजियन डायनामिक्स को यूज़ करना है, हैमिल्टोनियन को, डी एलम्बर्ट का जो प्रिंसिपल होगा, उन सभी को यूज़ करते हुए सिस्टम को सॉल्व करना है। सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी सीरीज में तो अपन ने फर्स्ट सेक्शन में अपना जो है लैग्रांजियन डायनामिक्स को अपने स्टार्ट किया था, और उसी में अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस कर लिया था। आज है अपने पास कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट को अपन रीड करेंगे। तो कंस्ट्रेंट, क्या डेफिनेशन है अपने पास कंस्ट्रेंट की, कंस्ट्रेंट अपने पास किसी सिस्टम पे लिमिटेशन लगा देना, उस पर बाउंडेशन अप्लाई करना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, वही क्या है अपना कंस्ट्रेंट। तो ये डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, द लिमिटेशन on motion of particles the limitation on motion of particles of a system is called constraint। किसी सिस्टम पे पार्टिकल की मोशन पे, किसी सिस्टम के पार्टिकल्स के मोशन पे जो कंडीशन अप्लाइड होती है, वही अपने पास क्या होती है, कंस्ट्रेंट होती है, ठीक है। और यदि इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन देखें तो वो है अपने पास द रेस्ट्रिक्शन imposed on the motion of particles of a system that reduce the degree of freedom
that reduce the degree of freedom and make the description of system more easier. Description of system more easier is called constraint. ठीक है, तो डेफिनेशन वाला पार्ट अपने पास ये है कि सिस्टम के जो पार्टिकल्स है जो कि अपने पास मूविंग फॉर्म है, उन पे किसी तरीके की कोई कंडीशन अप्लाई करना, किसी तरीके की लिमिटेशन लगा देना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देना ही अपने पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रेंट कहलाता है. ठीक है, एंड दिस type of motion is called constraint motion. कंस्ट्रेंट मोशन. ठीक है, और इन कंडीशन में, इस सिचुएशन में जब अपना सिस्टम बाउंडेड है, उस टाइम पे जो अपने पास पार्टिकल्स की जो मोशन होगी, उस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट वाला पार्ट अपना क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रेंट होती क्या है. अब अपने को देखना है कि सिस्टम पे देखो, सिस्टम में जो पार्टिकल है, एक बार तो यदि वो फ्री है, तब उस कंडीशन में वहाँ पे पार्टिकल्स की स्टेट को बताने के लिए अपन जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपने पास आएंगे, वो तो क्या कहलाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम. और अपन ने क्या कर दिया, सिस्टम को बाउंड कर दिया. ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, उनकी स्टेट को बताने के लिए जो अपने पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो अपने क्या हो जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट. और ये जो कंडीशन अपन ने सिस्टम पे अप्लाई करी है, वो क्या हो जाएगी, अपनी कंस्ट्रेंट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, पार्टिकल ऑफ a particle in a box. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अपना पार्टिकल है, किसके अंदर है, एक्स बॉक्स के अंदर है. ठीक है, ये अपना पार्टिकल है और ये किसके अंदर रखा हुआ है, बॉक्स के अंदर. ठीक है, तो जब इस पार्टिकल की मोशन को अपन देखते हैं, तो ये पार्टिकल क्या कर सकता है, इसी बॉक्स के अंदर मोशन कर सकता है, इससे बाहर ये नहीं जा सकता. तो इसकी मोशन को अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये अपना फर्स्ट एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल है अपने पास है पार्टिकल्स ऑफ गैस इन अ कंटेनर. ठीक है, तो किसी गैस कंटेनर के जो में गैस के पार्टिकल होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसी के अंदर मूव करते रहते हैं. तो उनकी जो मोशन होती है, वो भी क्या होती है, बाउंडेड होती है. और इस टाइप की जो मोशन है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन. ओके, तो फर्दर अपने को क्या देखना है, कंस्ट्रेंट वाला पार्ट अपना हो गया है. फर्दर अपने को देखना है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट की, कंस्ट्रेंट कितने टाइप की होती है. तो वो अपने पास होगी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, तो देखिए अपने पास यहाँ पे 6 टाइप की कंस्ट्रेंट है. ठीक है, यहाँ अपन रीड करेंगे 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट.
तो पहली वहां उनमें से पहली अपने पास है होलोनोमिक कांस्टेंट। पहली कांस्टेंट अपने पास होलोनोमिक कांस्टेंट। दूसरी कांस्टेंट होगी अपनी नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट अपने पास है रियोनोमिक कांस्टेंट। रियोनोमिक कांस्टेंट। फोर्थ है अपने पास स्केलरोनोमिक कांस्टेंट। स्केलरोनोमिक कांस्टेंट। फिफ्थ अपने पास कंजर्वेटिव कांस्टेंट। देखिए इस सभी को अपन अच्छे से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहां केवल अपने पास ये टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव कांस्टेंट है, एंड लास्ट है अपने पास डिसिपेटिव कांस्टेंट। डिसिपेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो अपने पास है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। और कितने टाइप है अपने पास? ये 6 टाइप है, ठीक है। अब अपन इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अपने पास होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी सिस्टम के पार्टिकल्स के लिए जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन दी हुई होती है, वो इक्वेशन यदि एज ए इक्वेशन के फॉर्म में हो, ठीक है, यदि कांस्टेंट एज ए इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो इस टाइप की जो कांस्टेंट होती है अपने पास, वो क्या कहलाती है? होलोनोमिक कांस्टेंट, ठीक है। जैसे देखिए, लेट लिखेंगे कैसे अपन इसको? लेट R1, R2, Rn is the position vectors let R1, R2, Rn is the position vectors of particles of a system and t is the time, then constant equation, then constant can be expressed in the following form। यदि इस सिस्टम के लिए कांस्टेंट इक्वेशन को यदि अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो इस टाइप की जो कांस्टेंट इक्वेशन होती है, इस टाइप की जो सिस्टम पर जो अपने पास कांस्टेंट होती है, वो क्या कहलाती है? अपनी होलोनोमिक कांस्टेंट। This type of constant is called holonomic constant, ठीक है।
जब किसी सिस्टम के लिए जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन दी है एज ए इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो उस टाइप की जो कांस्टेंट होती है अपने पास वही क्या कहलाती है, अपनी होलोनोमिक कांस्टेंट, होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि अपन एग्जाम्पल इस पे देखते हैं तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल अपना होगा अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन क्या होती है? फॉर सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट इक्वेशन इज, कांस्टेंट इक्वेशन इज R इक्वल्स टू L। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को जब अपन डिस्कस करते हैं तो सिंपल पेंडुलम के लिए अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन क्या गिवन होती है? R इक्वल्स टू L। दैट इज यहाँ पे जो अपने पास स्ट्रिंग है, जो डोरी अपन यहाँ पे लेते हैं, जिससे अपन क्या करवाते हैं, उस मास पार्टिकल के ऑसिलेशन करवाते हैं, उस स्ट्रिंग की, उस डोरी की लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे R कोऑर्डिनेट को यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो जो अपने पास बॉब है, जो अपने पास मास पार्टिकल है, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी स्टेट को करने के लिए अपने को केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ठीक है, R अपना जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो मोशन को कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा? ओनली थीटा कोऑर्डिनेट बताएगा। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन गिवन है, अपने पास कांस्टेंट लगी हुई है सिस्टम पे, सिंपल पेंडुलम पे जब अपने पास कांस्टेंट लगी हुई है, देन उस मास पार्टिकल के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट अपने पास बच जाता है उसके मोशन को बताने के लिए, और वही जो अपने पास कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल को यदि अपन देखें, सेकंड एग्जांपल है अपना मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल on the circumference of a sphere, sorry circle। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में अपने पास क्या है कि ये अपने पास कोई सर्कल है, देखिए ध्यान से, ये अपने पास सर्कल है और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ इस एक किसी पार्टिकल की जो मोशन होती है वो क्या होती है? ओनली इसकी सर्कमफेरेंस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब ये पार्टिकल बाउंड नहीं है तब ये पार्टिकल की स्टेट को बताने के लिए अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में R और थीटा कोऑर्डिनेट्स को अपन देखते हैं। भाई जब अपना पार्टिकल इस सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स में अपन क्या देखते हैं, अपने पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं R और थीटा। ठीक है, लेकिन जब इस पार्टिकल की मोशन केवल इसके सर्कमफेरेंस पे हो रही है तो R कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाता है? इसके लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो केवल इसकी मोशन को डिस्क्राइब करेगा वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? अपना यहाँ पे थीटा कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? इसकी रिड्यूस हो जाती है, और ये रिड्यूस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो कम हुआ अपना कोऑर्डिनेट है, यही क्या कहलाएगा? अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब अपन कांस्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं, कांस्टेंट को अपन रीड कर रहे हैं, तो वहीं से अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल अपन यहाँ देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल में अपन जो कांस्टेंट मोशन को दिखा रहे हैं, तो कांस्टेंट मोशन में साथ के साथ अपन देख रहे हैं कि जब सिस्टम पे कांस्टेंट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, तब तो उसकी मोशन को बताने के लिए अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने होते वहाँ ले लिए अपन ने। लेकिन जैसे ही कांस्टेंट अप्लीकेबल होता है उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? यदि एक ही डायरेक्शन में अपनी कांस्टेंट लगी हुई होती है
तब उसका एक कोऑर्डिनेट अपने पास फिक्स हो जाता है। लेकिन यदि जैसे एक से ज़्यादा डायरेक्शन में अपने पास यदि कंस्ट्रेंट है तब उसके ज़्यादा कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएंगे। तो जो बचे हुए कोऑर्डिनेट है, जो अपने पास जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, उन कोऑर्डिनेट्स को अपन वहाँ से हटा देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जो बचे हुए कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे यहाँ पे सिस्टम को, सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, और वही क्या कहलाएंगे अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब पार्टिकल की मोशन केवल इसकी सरकमफेरेंस में हो रही है, तो यदि इसकी रेडियस को मैं ये स्मॉल a लिखती हूँ, इस सर्कल की रेडियस क्या है अपने पास, स्मॉल a है, तो देखिए इसके लिए अपने पास जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल के लिए जो r कोऑर्डिनेट होगा या तो हमेशा किसके बराबर होगा, इसकी रेडियस के बराबर। ठीक है, एज ए इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो अपन इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट इक्वेशन आ जाएगी, और इसी तरीके की कांस्टेंट को, इस तरह की कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बात और ध्यान में रखनी है यहाँ पे, these constants are velocity independent. These constants are velocity independent. ठीक है, तो ये कंस्टेंट क्या होती है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, dr/dt निकालते हैं, अपना क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस अपनी फिक्स है, तो ये जो कंस्टेंट होती है अपनी क्या होती है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये थी अपनी होलोनोमिक कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट इक्वेशन को अपन एज ए इक्वेशन से डिनोट करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, होलोनोमिक कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड टाइप ऑफ कांस्टेंट, तो वो क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ कांस्टेंट अपन ने लिखी थी नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि जो होलोनोमिक नहीं है, जो होलोनोमिक नहीं है वो क्या होगी, नॉन होलोनोमिक होगी। मतलब कहने का मतलब है कि यदि सिस्टम के लिए कांस्टेंट एज ए इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो, इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दी गई है, तब वो जो कांस्टेंट इक्वेशन होती है, वो जो कांस्टेंट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, कैसे लिखना है अपने को, इफ the constant for system cannot be expressed if the constant equation cannot be expressed as a holonomic constant, or as an equation, then this type of constant, this type of constant is called non-holonomic constant.
यदि किसी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को अपन एज ए होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की जैसे डिफाइन नहीं कर पाए, तब वो कंस्ट्रेंट अपने पास क्या होती है, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होती है। ठीक है, लेट R1 R2 Rn is position vector for particles, position vectors of particles, and t is the time, then constant equation, can be expressed as f of R1 R2 Rn t greater than 0 और f of R1 R2 Rn t less than 0। ठीक है, यदि इस फॉर्मेशन में, इस फॉर्म में यदि अपने पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन होती है, तो वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होती है, अपनी नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल की यदि अपन यहां पे बात करते हैं, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो गैस कंटेनर वाला था अपना, कि पार्टिकल ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल particles of gas in a container, then constant equation क्या होगी वहां पे, मॉड ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ पे या तो गैस के पार्टिकल कहाँ मूव कर सकते हैं, या तो उसके अंदर रहेंगे या फिर सरफेस, अंदर वाले सरफेस वाले एरिया पे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होती है, इस तरीके से होती है। सेकेंड एग्जाम्पल की अपनी बात करें अपन, तो सेकेंड एग्जाम्पल अपना कैसे हो सकता है कि जैसे किसी पार्टिकल की मोशन आउटसाइड द स्फीयर हो रही है। ठीक है, तो वो जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन होती है, वो भी अपनी क्या होती है, नॉन होलोनोमिक होती है। ठीक है, क्योंकि यदि किसी सरफेस के बाहर, स्फीयर के सरफेस के बाहर, किसी स्फीयर के सरफेस के बाहर अपने पास पार्टिकल की मोशन हो रही है, तो या तो उसके सरफेस पे वो मूव कर सकता है या फिर उसके बाहर मूव कर सकता है। ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट होती है, वो भी अपनी क्या कही जाती है, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट अपने पास क्या होगा, थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट अपने पास रियोनोमिक कांस्टेंट। और रियोनोमिक कांस्टेंट अपनी क्या होती है, जिस कांस्टेंट इक्वेशन में, यदि कांस्टेंट इक्वेशन में अपने पास टाइम को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो जो कांस्टेंट इक्वेशन टाइम पे डिपेंड करती है, वो अपनी क्या होती है, रियोनोमिक होती है। और बात करें दूसरी वाले की, स्केलरोनोमिक की, तो स्केलरोनोमिक कांस्टेंट में अपन टाइम के डिपेंडेंस को नहीं लेते हैं, टाइम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इफ constant equation contain time as an explicit value,
has dependence on time, then this type of constraint is called rheonomic constraint. ठीक है, कि जब कांस्टेंट इक्वेशन में अपना टाइम इन्वॉल्व होता है, टाइम कोऑर्डिनेट को अपन लेते हैं, टाइम को साथ में लेके चलते हैं, तो वो अपनी कौन सी हो जाएगी, रियोनॉमिक हो जाएगी। और नेक्स्ट अपनी क्या है, एग्जाम्पल है इसके, फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ, सिंपल पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ R इक्वल्स टू LT। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन में अपने को टाइम कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो ये इस टाइप की कांस्टेंट इक्वेशन अपने पास क्या होगी, रियोनॉमिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फिफ्थ टाइप ऑफ स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट। तो स्केलरोनॉमिक में अपने पास क्या होता है, इस टाइप की कांस्टेंट में अपना टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, टाइम को अपन नहीं लेके चलने। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, इफ कांस्टेंट इक्वेशन does not contain time, then this type of constraint is called scaleronomic constant. ठीक है, जहां पे टाइम अपना इन्वॉल्व नहीं हो, टाइम को अपन डिस्क्राइब नहीं करे, तो वो अपने पास क्या होगी, स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल की यहाँ अपन बात करें तो एग्जाम्पल अपना वही अपन सिंपल पेंडुलम को देख सकते हैं, या जो अपना मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, तो वो अपना सेम, जहाँ पे टाइम जिन इक्वेशन में अपना टाइम नहीं है, वो सभी अपनी किस में आ जाती है, स्केलरोनॉमिक कांस्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ है अपने पास कंजर्वेटिव कांस्टेंट। तो कंजर्वेटिव कांस्टेंट में अपन क्या रीड कर रहे हैं कि यदि कांस्टेंट इक्वेशन में क्या हो, उस सिस्टम के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी यदि उसकी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है, तो इस टाइप की जो कांस्टेंट होती है अपने पास से क्या कही जाएगी, कंजर्वेटिव कांस्टेंट होगी। और इस सिचुएशन में, इस तरीके की मोशन में जो टोटल वर्क डन होता है, सिस्टम का जो वर्क डन होता है टोटल, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, मतलब सिस्टम किसी तरीके का कोई काम नहीं करता। कैसे लिखना है अपने को, इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ system is conserved
constant force and constant force does not do any work. ठीक है, सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी अपने पास क्या है, कंजर्व है, और जो अपने पास कांस्टेंट फोर्स है वो किसी तरीके का कोई काम नहीं कर सकता. तो ये जो कांस्टेंट होती है, देन दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव कांस्टेंट. कंजर्वेटिव कांस्टेंट. कंजर्वेटिव कांस्टेंट. ठीक है, और लास्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट अपन देखें तो वो अपना होगा डिसिपेटिव कांस्टेंट. डिसिपेटिव कांस्टेंट. तो डिसिपेटिव कांस्टेंट में क्या होगा कि ऊपर वाली कांस्टेंट में ये जो अपने पास कंजर्वेटिव कांस्टेंट है, यहाँ तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है. ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स को क्या करना, किसी तरीके का कोई वर्क नहीं कर रहा है, वर्क डन यहाँ पे 0 है. तो ये जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन है ये अपने पास कंजर्वेटिव है. बात करें अपन डिसिपेटिव कांस्टेंट की, तो डिसिपेटिव कांस्टेंट में क्या होता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व नहीं होती, और जो कांस्टेंट फोर्स है वो थोड़ा सा वर्क डन उसका होता है. ठीक है, तो इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम is not conserved, then this type of constraint is called dissipative constant. Dissipative constant. ठीक है, तो ये अपने पास हो गए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, टोटल टाइप्स कितने अपने पास, 6 टाइप है. पहला है अपना होलोनोमिक कांस्टेंट, और उस होलोनोमिक कांस्टेंट पे अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन कैसी होती है, एज ए इक्वेशन के फॉर्म में होती है. ठीक है, दूसरी जो अपने पास है नॉन होलोनोमिक में अपने पास जो कांस्टेंट थी वो क्या थी, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं थी. ठीक है, लेस और ग्रेटर देन का वहां पे अपने पास साइन था, तो वो जो कांस्टेंट अपने पास वो क्या है, नॉन होलोनोमिक. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट है रियोनोमिक कांस्टेंट. रियोनोमिक कांस्टेंट में क्या होता है, टाइप पे डिपेंड करती है, जो कांस्टेंट इक्वेशन है वो टाइम पे डिपेंड करती है, जबकि स्केलरोनोमिक में क्या होता है, वहां पे टाइम कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. ठीक है, बात करें कंजर्वेटिव कांस्टेंट की, तो कंजर्वेटिव कांस्टेंट में सिस्टम के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, जबकि डिसिपेटिव में बात करें तो डिसिपेटिव में सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती. ठीक है, तो ये है अपने पास कांस्टेंट. तो यहाँ से देखिए, आई थिंक आपका कांस्टेंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होती है. यदि सिस्टम पर कांस्टेंट है अपने पास, तो उसकी मोशन को बताने के लिए अपने पास जो कोऑर्डिनेट होंगे उन कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या कहेंगे, और ये कांस्टेंट होती कितने टाइप की है, ये जो टाइप है अपने पास 6 टाइप ऑफ कांस्टेंट है, उनको अपन किस तरीके से अपन अलग अलग करते हैं, किस तरीके से अपन देखते हैं उनको. तो ये अपना टोटल कांस्टेंट वाला भाग है. ठीक है, तो ये अपना